लंबे अरसे बाद विपक्ष के कई बड़े चेहरे एक साथ मंच पर दिखे और सबने एक ही लक्ष्य रखा कि बीजेपी को हराना है। मंच से मोदी का नाम नहीं लिया गया। ये वो चेहरे हैं जिनसे ये बात निकलने लगी है कि क्या ये चेहरे एक साथ इकट्ठा होकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। और अगर ये तीसरा मोर्चा बन भी गया, अभी कुछ कहना मुश्किल है, बन भी गया तो इससे किसका क्या बनेगा और क्या बिगड़ेगा? क्या इससे बीजेपी को कोई नुकसान होने वाला है, या फिर कांग्रेस को इससे, या राहुल गांधी को इससे कोई मुश्किल होगी, या फिर दूसरे बड़े नेता जो हैं अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, ये सब क्या करेंगे? क्या ये भी तीसरे मोर्चे में जाएंगे? इन सब सवालों पर हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर को देखिए जिसमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, उसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, यूपी के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन एक साथ दिखे हैं। तो क्या ये कहा जाए कि ये तीसरा मोर्चा बनने लगा है? अभी ये कहना मुश्किल है। वैसे भी तीसरा मोर्चा कोई नई बात नहीं रही है। आपको याद होगा 2009 के लोकसभा चुनाव में तो तीसरा क्या, एक चौथा मोर्चा भी लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान ने मिलकर बना लिया था। उसके पीछे की कहानी हम बाद में बताएंगे। आप तो जरा तीसरे मोर्चे की बात कर लेते हैं। तीसरा इसीलिए कहते हैं कि एक मोर्चा जो हो गया वो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों की, दूसरा मोर्चा जो कांग्रेस और उससे जुड़ी हुई पार्टियों के लिए, जिसके लिए राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, ऐसा कांग्रेस की तरफ से भी लोग कह रहे हैं और नीतीश कुमार जैसे लोग भी कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा भी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि अब तो 400 दिन ही बचे रह गए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं रेडी हो जाओ चुनाव के लिए। अब सवाल ये है कि ये जो तीसरा मोर्चा है जिसने आज ताल ठोका एक साथ, सबने लब्बो लिबाब, सबका एक ही था कि बीजेपी से मुक्ति पाना है। अब ये सवाल ये उठता है कि तीसरा मोर्चा क्या कर लेगा? इससे पहले भी बहुत कुछ नहीं हुआ है। एक जो थ्योरी चल रही है, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर 30 से 50 सीटें कम हो जाती हैं तो बहुमत से नीचे आ जाएगी वो। और ऐसे हालात में अगर जरूरत पड़ी तो एक बड़ा ब्लॉक, मतलब अगर वो तीसरा मोर्चा बन जाता है, उनके पास कुछ अच्छी सीटें होती हैं, 70, 80, 50, जो भी आप सोच लें या जो भी नतीजे आएंगे, तो ये जो ब्लॉक होगा तीसरे मोर्चे का, ये एक तरीके से किंग मेकर हो जाएगा। यानी सत्ता की चाबी इसके पास रहेगी और यही तय करेगा कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी या देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। पर ये सब तो ख्याली पुलाव है, क्या पता 2024 में क्या होता है। वो तो हालात तब होंगे जब किसी भी मोर्चे को, या किसी भी एक तरीके से कह सकते हैं ना कि ब्लॉक को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तब की स्थिति है। लेकिन तीसरा मोर्चा बनाने के पीछे एक तरीके से यही बात कहा जा रहा है कि हम सब मिलकर साथ रहेंगे और लड़ेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। वो कहा जाता है ना कि उंगलियां पांचों मिल जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि ये जो तमाम बड़े नेता थे उनमें कहीं ओवैसी का चेहरा नहीं दिखा। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ जो हैं, क्योंकि यही ओवैसी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ हैं। तो ओवैसी के बिना ये तीसरा मोर्चा, और क्या ये तीसरे मोर्चे में कल को ममता बनर्जी की एंट्री हो जाएगी और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे नेता इस तीसरे मोर्चे से बाहर रहेंगे? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज बात इसी बात पर। सबसे पहले जब नीतीश कुमार पिछले साल अलग हुए थे, एक तरीके से एनडीए के गठबंधन से, बीजेपी से उन्होंने नाता तोड़ लिया था और फिर उसके बाद वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले गए, महागठबंधन की सरकार बनी। तब एक ही लक्ष्य रखा गया था कि मोदी से मुक्ति पाना है, यानी बीजेपी को 2024 के चुनाव में हराना है। जब ये कहा गया कांग्रेस के नेता कमलनाथ की तरफ से कि राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो नीतीश कुमार ने इसके लिए हामी भी भर दी। और यही वजह है कि जब खम्मम में इतने सारे बड़े नेता विपक्ष के जमा हुए तो नीतीश कुमार उसमें साथ नहीं थे। अखिलेश यादव, चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, तीनों के भाषण को देखिए, जो कहा गया उन सब का मतलब एक ही था। अब ऐसा है कि ये सारी पार्टियां एक तरीके से तीसरा मोर्चा बना सकती हैं। वो इसीलिए
क्योंकि एक तो इन्हें बीजेपी से भी अलग रहना है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ना है और कांग्रेस से भी अलग दिखना है। आपने देखा होगा हाल के दिनों में किस तरीके से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि इस पार्टी के राष्ट्रवादी सोच नहीं है, तो यूपी भर की पार्टी, इसका कर्नाटक में क्या औचित्य है, क्या मतलब है। एक तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव को यूपी तक ही रोक दिया और ये बात अखिलेश यादव को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस बात पर रिएक्ट किया। यही हाल तेलंगाना में भी देखिए तो चंद्रशेखर राव और कांग्रेस के बीच में 36 का आंकड़ा है, हालांकि वहां बीजेपी एक नई और बढ़ती हुई ताकत है। अरविंद केजरीवाल के भी सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो बीजेपी से है, लेकिन वो काट कांग्रेस को ही रहे। जहां जहां आम आदमी पार्टी बढ़ रही है वो कांग्रेस की बदौलत ही बढ़ रही है। कांग्रेस का वोट शेयर ही आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। हाल के गुजरात के चुनाव को देख लें, आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ी तो कांग्रेस वहां गड्ढे में चली गई। इतनी बुरी हार हुई जो पिछले कई सालों में कांग्रेस की तो ना हुई थी, ना ऐसा किसी ने देखा और सुना था। यानी ये वैसे हैं जिनके लिए दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस भी और बीजेपी, दोनों ही समान रूप से अछूत हैं। और यही वो एक धागा है, एक कड़ी है जो इन सभी नेताओं को जोड़े रख सकता है। वैसे भी इन सब का पिच अलग अलग है। अब देखिए ना, यूपी में अखिलेश यादव मजबूत हैं तो यहाँ कौन जानता है चंद्रशेखर राव को। यहाँ अरविंद केजरीवाल की कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, ना ही लेफ्ट के जो हैं, लेफ्ट पार्टी जो केरल में जिसकी सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन वहां मौजूद थे, उनका कोई स्टेक है यहाँ पर यूपी में। तो दोनों के बीच में संघर्ष भी नहीं हो सकता है। यही हाल अगर तेलंगाना में देखें तो वहां भी समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। वहां गठबंधन होने वाली जैसी कोई बात नहीं, जिसको लेकर टिकटों के बंटवारे को लेकर कोई ऐसा झगड़ा होता है। तो सवाल यही उठता है कि कल को ये जो चेहरे शामिल हुए हैं, कल को हो सकता है ममता बनर्जी भी इस फ्रंट में शामिल हो जाएं, क्योंकि वहां कोई इस तरह का झगड़ा नहीं है कि पीएम कैंडिडेट कौन बनेगा। चंद्रशेखर राव भी अभी कुछ इस तरह की बात नहीं कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं रखी है, अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते नहीं हैं और ना इस बारे में उन्होंने कुछ कहा है। तो उनको भी इस मोर्चे में जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनको कहीं उस तरीके से किसी राज्य में अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो वहां ना तो समाजवादी पार्टी से लड़ना पड़ेगा उन्हें, ना ही वहां चंद्रशेखर राव की पार्टी से या फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से भी, ना कहीं अभी तीसरे मोर्चे को लेकर कि इस मोर्चे की अगुवाई कौन करेगा, इस पर भी बात शुरू नहीं हुई है। तो हो सकता है ममता बनर्जी भी आ जाए। रही बात नीतीश कुमार की, जिनके अच्छे रिश्ते चंद्रशेखर राव से भी हैं और अखिलेश यादव से भी हैं, तेजस्वी यादव जो आरजेडी में हैं और जो महागठबंधन के सरकार के घटक दल भी है बिहार में, जहां कांग्रेस के साथ इन दोनों की मिलकर सरकार है, तेजस्वी और अखिलेश की रिश्तेदारी भी है। लेकिन तेजस्वी क्या कांग्रेस से निकलेंगे? लालू यादव ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे, कांग्रेस के साथ हमेशा रहेंगे। कांग्रेस के सबसे बड़े स्टांस सपोर्टर रहे हैं, उसके अच्छे दिन में और उसके बुरे दिन में भी लालू यादव ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। तो अगर ये जो तीसरा मोर्चा बनता दिख रहा है आज की तारीख में, कल क्या होगा राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता। उस हालात में यकीन मानिए जो नीतीश कुमार ये कहने निकले थे कि उनका पहला प्रयास होगा कि बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एक करना, और जब वो पूरे विपक्ष को एक करने की बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि बिना कांग्रेस को साथ लिए एक विपक्ष को एकजुट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो चेहरे हैं, अखिलेश यादव हो गए या अरविंद केजरीवाल या फिर केसीआर, ये किसी भी सूरत में कांग्रेस से दूर दूर तक भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे। तो ये एक तीसरा मोर्चा बन तो जाएगा और बहुत बड़ा आकार भी नहीं होगा इसका, जैसा अभी तक की जो हालात हैं और अभी तक के जिस तरीके से समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। और कल को अगर ये बन भी गया तो इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक और एक दो बढ़कर ताकत नहीं बढ़ रही है किसी की, क्योंकि दोनों के वोट शेयर नहीं मिल रहे हैं, जिससे बीजेपी के लिए कोई मुश्किल हो सकती है या फॉर दैट मैटर कांग्रेस के लिए कोई मुश्किल हो सकती है। ये अपने अलग अलग इलाकों में इन पार्टियों का अपना अपना दबदबा है, उस ग्राउंड पर अलग अलग पर ये लड़ेंगे। और इसीलिए तीसरे मोर्चा अगर ये बनता है तो ना तो बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है, ना ही कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाला है। हाँ, ये एक ज़रूर हो सकता है कि पोस्ट पोल, यानी जब चुनावी नतीजे आ जाते हैं और उसके बाद की जो हालात होंगे, अगर हंग पार्लियामेंट जैसी स्थिति हो सकती है, अगर होगी तभी इस तीसरे मोर्चे का कोई मतलब रह पाएगा। वरना ये समझिए कि जिस तरीके से पिछले कई सालों में राजनीति में तीसरा मोर्चा आया, बना और फिर चुनाव बाद बिखर जाता है, हो सकता है इस तीसरे मोर्चे के साथ भी यही किस्मत लिखी हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।